गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीव जगत में वर्गीकरण। इसके हमने दो प्रकार के वर्गीकरणों को पहले ही पढ़ लिया है। कल पढ़ा था हम लोगों ने कृत्रिम वर्गीकरण और प्राकृतिक वर्गीकरण। फिर इसके मैंने आपको गुण दोष भी बताए थे कि क्या उसमें अच्छे लक्षण, अच्छे वो हैं, पॉइंट्स हैं और क्या उसमें कमियां हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग आज तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण। अब बच्चों पहले तो हम ये जान लें कि जाति वृत्तीय है क्या। तो आइए देखते हैं कि किसी जाति के विकासीय इतिहास को, यानी यहाँ पर जाति से मतलब क्या है, जैसे मानव जाति है, ठीक है, वानर जाति है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं। अब इन जातियों में क्या इनका विकास किस तरह से हुआ, मतलब शुरुआत में ये किस तरह के थे, फिर बाद में धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ ये इनमें और क्या चेंजेस आए, उन सब इतिहास को हम जाति वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब जीवधारियों के विकासीय और आनुवांशिक संबंधों पर आधारित वर्गीकरण की पद्धति को ही हम जाति वृत्तीय पद्धति वर्गीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीवों के विकास का इतिहास है वो प्लस उनका आनुवांशिक संबंध उनसे क्या है। आनुवांशिक का मतलब क्या हुआ कि जो लक्षण हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं, फिर उनको उनके माता पिता से और उनको उनके माता पिता से, इस प्रकार से जो हमारे पूर्वज हैं उनके जो लक्षण हैं वो किस तरह से अपनी संतानों में आगे ट्रांसफ़र होते गए, उनका और उनके विकास का जो संबंध है, परस्पर संबंध है, उस वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, जाति वृत्तीय पद्धति वर्गीकरण। अब बच्चों यहाँ पर आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कहलाते हैं जीन्स। ठीक है, यहाँ जीन्स का मतलब क्या हुआ, वो कारक या वो वाहक जो लक्षणों को माता पिता से संतानों तक ट्रांसफ़र करता है या स्थानांतरित करता है, उनको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि किन वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण को प्रतिपादित किया। सबसे पहले दिया, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एडोल्फ एंगलर और ए.ई. प्रेंटल का। इस तरह के वर्गीकरण को सबसे पहले एडोल्फ एंगलर और प्रेंटल ने प्रस्तुत किया था। ये दोनों ही जर्मनी के प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजेन फैमिलियन। ठीक, इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में ये जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इसमें क्या क्या था, इसमें इन्होंने शैवाल से लेकर, शैवाल का मतलब क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर शैवाल का अर्थ हो गया जो निम्न श्रेणी के जीव पौधे हैं वो, और निम्न श्रेणी के पौधों से लेकर के आवृत बीजी पौधों का वर्गीकरण दिया। अब आवृत बीजी पौधों का मतलब क्या हुआ कि जिनमें फल लगते हैं, जिनमें पुष्प होते हैं, वो सबसे विकसित पौधे माने गए हैं। तो एक शैवाल से लेकर के आवृत बीजी पौधे तक का वर्गीकरण इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। और इनके वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, इनका पुष्प आकारिकी, मतलब कि पुष्प के आकार की जटिलता के आधार पर, मतलब कोई भी पुष्प कितना जटिल है, कितना सिंपल है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर इन्होंने पौधों का वर्गीकरण दिया। और उसको किस क्रम में रखा, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधे जो हैं वो, उसमें सबसे जो विकसित कुल माना गया है या सबसे विकसित फैमिली मानी गई है वो है एस्टेरेसी। ये सब बच्चों आगे आप लोग अभी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि एस्टेरेसी जो है वो द्विबीजपत्री पौधों का सबसे विकसित कुल माना जाता है, जिसमें सूरजमुखी, गेंदा, ये सब पौधे आते हैं, वो एस्टेरेसी फैमिली है। फिर इसी तरह से एक बीजपत्री पौधों में ऑर्किडेसी कुल के सदस्य सबसे विकसित माने जाते हैं। इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप को याद भी करना है। इसके अलावा जॉन हचिंसन और अरमन तख्ताजान, ये 2 साइंटिस्ट थे और जिन्होंने बाद में जातिवृत्तीय पद्धति में और कई सारे सुधार किए, कुछ चेंजेस इसमें लाए जो कि उस वक्त एंगलर और प्रेंटल द्वारा नहीं किए गए थे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये इसको ध्यान से देखिएगा। अरस्तु को वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक, पितामह कहा जाता है, जबकि कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये दोनों ही आपको नोट करना है पॉइंट्स कि अरस्तु को वर्गीकरण विज्ञान का संस्थापक और कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया? द्विपद नाम पद्धति, जहाँ पर हर जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं, एक वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का नाम होता है। इसमें बच्चों ने आंसर भी किया हुआ है, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर आप लोगों ने किए हैं। जिन बच्चों ने किया है उन बच्चों ने एक गलती की है उसमें कि पहले तो कुछ बच्चों ने उसको अंडरलाइन नहीं किया था। ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वैज्ञानिक नाम जब भी लिखे जाएं तो उनको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए। और अंडरलाइन फिर बाद में किया भी बच्चों ने, लेकिन वहाँ पर भी एक बात ध्यान देने वाली है कि अंडरलाइन आपको एक साथ नहीं करना है, मतलब एक ही लाइन आपको दोनों नामों में नहीं खींच देनी है। आपको वंश का नाम अलग अंडरलाइन करना है और जाति का नाम अलग करना है। जैसे सपोज़ होमो सैपियंस है तो इसमें होमो वंश का नाम है और सैपियंस जाति का नाम है, तो होमो को अलग अंडरलाइन करिए और सैपियंस को अलग। जैसे आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम वंश है अलग अंडरलाइन होगा, ट्यूबरोसम जाति है अलग अंडरलाइन होगा। मीन्स एक वैज्ञानिक नाम में 2 अंडरलाइंस होंगी। ठीक है, आई इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को?